हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो फटाफट इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी चार्ज वायर के कारण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक तार के कारण ज्ञात की थी। ठीक है, डी डिस्टेंस पर। आज हमको क्या पढ़ना है? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन देयर एक्सिस। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित पतली वलय के कारण, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो आप और ज्यादा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आपका आरबीएससी हो या सीबीएसई हो, तो आपको जो डिफरेंस क्रिएट करवाएगा दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से, जो डिफरेंस क्रिएट होगा आप में, वो केवल न्यूमेरिकल ही हो सकता है। जैसे हम आरबीएससी का एग्जाम देखें तो 2020 में अभी जो एग्जाम लगा है, करंट जो एग्जाम लगा है, उसमें न्यूमेरिकल काफी अच्छे आए थे। इस कारण से कई सारे बच्चों को समस्या आई एग्जाम में, न्यूमेरिकल काफी अच्छे आए थे। अब उसमें आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि हम केवल ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सीख जाएंगे और पेपर में कर देंगे। आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट कब सीखोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की, क्योंकि थ्योरी तो सभी लोग पढ़ के जाएंगे, याद करके जा सकते हैं थ्योरी सभी। तो आप कॉन्सेप्ट कब अच्छे से सीखेंगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज क्या हमारा क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज thin ring on their axis, ठीक है, on their axis। एक समान रूप से आवेशित पतली वलय के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग, एक समान रूप से आवेशित पतली वलय के कारण उसके अक्ष पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दें, हमने ऐसे कंसीडर किया, वी हैव टू कंसीडर दैट अ थिन चार्ज रिंग हैविंग रेडियस r। हमने ऐसा माना कि हमारी एक आवेशित पतली वलय है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है। एक आवेशित पतली वलय ले ली जिसकी आपकी त्रिज्या कितनी है? r है। ठीक है, वी हैव टू कंसीडर अ चार्ज थिन रिंग हैविंग रेडियस r। ठीक है, अब इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो रिंग है, तो रिंग आप कौन सा सेक्शन में लेंगे? रिंग की यहाँ पे सरफेस पर या सरकमफ्रेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी परिधि पर आवेश वितरित होगा। किस पर वितरित होगा? इसकी परिधि पर वितरित होगा। और परिधि पर वितरित होगा तो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण हुआ। क्या हुआ? ये रेखीय आवेश वितरण हुआ। क्या हुआ? रेखीय आवेश वितरण। तो इसको हमने चार्ज किया, ये रिंग हो गई, इसको हमने चार्ज किया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, प्लस क्यू चार्ज से ये चार्ज हो गई। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ऑन देयर एक्सिस। सो यहाँ पे हमने क्या किया? एक पॉइंट P सिचुएटेड है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, जिस पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? इसके इस एक्सियल पॉइंट को इससे ज्वाइन करवा दिया, ये वाला पॉइंट इससे मिला दिया, और इधर से हमने ये वाला पॉइंट। अब इस पर हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था? जब भी कोई चार्ज कंडक्टर हो या चार्ज सरफेस हो या वॉल्यूम हो, उसमें चाहे लेंथ हो, सरफेस हो, वॉल्यूम हो, आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा। तो इस पर हमने ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इस पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया, कितनी लेंथ का? dl लेंथ का। we have to take a small element having length dl।
ओके, वी हैव टू टेकन अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग लेंथ dl एंड इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा dq। इस एलिमेंट का जो चार्ज है वो कितना है dq है। कितना चार्ज है dq है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है कूलाम पर मीटर, लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब ये भी रेडियस कितनी होगी आपकी r हो जाएगी। ये समझ आया। फिर से ध्यान दें क्या बताया आपको, हमने माना एक पतली वलय है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो यह आवेश इसके परिधि पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वलय के केंद्र O से x दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें इस आवेश के कारण, इसके रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस वलय को कई सारे छोटे छोटे अल्पांश भागों में बांट सकते हैं, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और प्रत्येक भाग का जो आवेश होगा वो dq होगा। प्रत्येक भाग का इतने छोटे छोटे पार्ट कर दिए जिनका आवेश प्रत्येक का कितना होगा dq। अच्छा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी, रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा हो गया। क्या कहा, कंसीडर अ चार्ज थिन रिंग या कंसीडर अ थिन रिंग हैविंग रेडियस कैपिटल R and center O. When plus q charge is given to this ring, then it will be uniformly distributed over its circumference, over its circumference, ठीक है। अच्छा, अब ये circumference पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया and इस पर we have to take a small element having length dl and charge dq and linear charge density of this ring is lambda. अब आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सो दिस इज एन एंगल थीटा। ये एंगल कितना बना थीटा। तो आपके दो तरीके हैं, एक तो आप अलजेब्रिक सम से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये सारे छोटे छोटे अल्पांशों का हम इस पर बीजगणितीय योग कर दें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है आपका कि आप क्या करें, एक कोई स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें और उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्या पढ़ा, ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगी। और अगर ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगी, बिंदु आवेश के जैसे व्यवहार करेगी, तो हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा दूर की ओर या बाहर की ओर। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली इस कंपोनेंट के कारण। ये आपका एंगल बना, ये थीटा है तो शीर्ष अभिमुख कोण से ये भी थीटा बनना चाहिए। और ये इंटेंसिटी आपने कहा है DE, कितनी आई है DE, ये समझ आया, ये कितनी है DE। ओके, अच्छा अब देखिए इस DE के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट बना सकते हैं, दो बनाएंगे तो ये वाला घटक बनेगा एक, इसके दो घटक बना सकते हैं। ये क्या बना DE cos थीटा और एक इधर आएगा तो ये क्या बनेगा DE sin थीटा। ये दो कंपोनेंट बना दिए, एक क्या बना DE cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या बना DE sin थीटा। अब ये दो कंपोनेंट बन गए, एक तो बन गया DE cos थीटा बन गया और दूसरा कंपोनेंट क्या बन गया DE sin थीटा बन गया। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इस एलिमेंट जो लिया है, चार्ज एलिमेंट जो लिया है, ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सो देखो हम क्या लिखेंगे, dq आवेश का रेखीय आवेश घनत्व अगर आप बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग, ठीक है, वलय का रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग, वलय का डेंसिटी ऑफ रिंग, वलय का रेखीय आवेश घनत्व क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl। ये आ गया लैम्डा बराबर dq बाय dl, इसके इधर मल्टीप्लाई करो तो dq इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा dl आ जाएगा। dq इज इक्वल टू लैम्डा dl आ जाएगा। ये समझ आया। आपने अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर देखा है, तो आपने पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, आवेश बटे लंबाई, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, आवेश बटे लंबाई, इसका इसमें गुणा किया तो dq इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, लैम्डा dl। अच्छा, ये हमने चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। क्या कैलकुलेट की, चार्ज डेंसिटी। फिर देखो आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट
ऑफ लेंथ dl या ड्यू टू चार्ज dq, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज dq चार्ज के लिए आप इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक समकोण त्रिभुज बना, कौन सा PO, और इसको कोई नाम दे दो, हमने कह दिया ये Q, ये पॉइंट क्या हो गया Q, तो राइट एंगल ट्रायंगल POQ यहां पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज POQ में, सॉरी इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ। अगर आप ये POQ ट्रायंगल को सॉल्व करोगे तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए कौन सी, PQ स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगी, ठीक है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बन जाएगा। PQ की वैल्यू क्या आ गई आपकी, रूट लग जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, क्या आ जाएगी रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये समझ आया। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप देखो हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप क्या लिखेंगे dE इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, KQ बाय R स्क्वायर, क्या पढ़ा है KQ बाय R स्क्वायर, तो KQ का मतलब DQ डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या है रूट में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए आगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनली DE का वैल्यू जो है वो क्या बनेगा, DE इज इक्वल टू, क्या बनेगी DE इज इक्वल टू K DQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहां से DQ की वैल्यू रखी, यहां पे पुट वैल्यू ऑफ DQ फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ DQ फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से DQ का मान रखने पर पुट वैल्यू ऑफ DQ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 1 से DQ का मान रखने पर, DQ का मान रखोगे तो ये वैल्यू पुट करोगे तो DE बराबर क्या इक्वल टू बना K, DQ को आपने क्या लिखा K लैम्डा DL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। ये समझ आ गया, ध्यान दीजिए फिर से, हमारे पास क्या थी, एक चार्ज रिंग थी, एक थिन रिंग थी, उसको हमने प्लस Q चार्ज दिया, देन इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग। एक हमारे पास पतली वलय थी, उसको हमने प्लस Q आवेश दिया, तो ये वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित हो गई, वलय का केंद्र और त्रिज्या r है, ठीक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है लैम्डा, इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, इसके अक्ष पर जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, ज्ञात करने के लिए हमने वलय पर क्या है, एक dl लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं जिसका आवेश dq है। अब ये बिंदु आवेश की जैसे बिहेव करेगा, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। अब ये दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये x है और ये r है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो ये रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका रेखीय आवेश घनत्व कैलकुलेट करना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो dq इक्वल टू लैम्डा dl आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, कितना आएगा इस पॉइंट P पर, तो DE इक्वल टू K dq बाय रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहां से हमने क्या किया, dq की वैल्यू रख दी, K लैम्डा dl बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आपको यहां पर दो कंपोनेंट हैं, फिर से कितने कंपोनेंट हैं, दो, एक तो ये हो गया अलोंग द एक्सिस और एक ये हो गया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। एक तो क्या है, ये वलय के कैसे है ये, अब इसमें इस रिंग में आप ये डिस्टेंस देखें या ये डिस्टेंस देखें, सभी इक्वल होंगी, समझ में आ रहा है ना, जैसे मैं बता देता हूं, ये रिंग हो गई, एक रिंग हो गई,
अब ध्यान देना, रिंग के इधर भी एक्सिस ले सकते हो आप, और इसके अपोजिट भी एक एक्सिस ले सकते हो। इसके अपोजिट भी इधर भी एक्सिस ले सकते हो और इधर भी एक्सिस ले सकते हो। सपोज दैट आपने ये एक्सिस ली, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी क्या होंगी? सेम होंगी। सभी डिस्टेंसेस क्या होंगी? सेम होंगी। ध्यान रखना इस बात को। अब हमने यहाँ पे DE की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको दो कंपोनेंट हैं, एक तो आपका कौन सा कंपोनेंट है? ये परपेंडिकुलर है रिंग की सरफेस के, और दूसरा क्या है? ये पैरेलल है रिंग की सरफेस के। ठीक है, ये तो लंबवत घटक आ गया, और ये कौन सा आ गया? ये कौन सा आ गया? उसके समांतर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो DE cos थीटा, ये क्या लिख सकते हो? DEX इक्वल टू DE cos थीटा, और आप इसको लिखोगे DEY इक्वल टू DE sin थीटा। तो पहले हम x कंपोनेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा? x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक आपने क्या लिखा? DEX इक्वल टू DE cos थीटा, इक्वल टू DE cos थीटा। अब आपके पास DE की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, और यहां रख दें। ठीक है, DE की वैल्यू है आपके पास में, किसकी वैल्यू है? DE की वैल्यू है, cos थीटा की और कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसको इक्वेशन हो गई है नंबर 3। अब हमको क्या करना है? D cos थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, और cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके इस में रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा फाइनली। सो हम इसमें cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? फिर से हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? फिर से समकोण त्रिभुज को हल करना पड़ेगा, और हम इसमें cos थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज को हल करके आप क्या करोगे? इसमें cos थीटा की वैल्यू को सॉल्व कर दोगे। cos थीटा की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे और ये फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसमें cos थीटा को सॉल्व करते हैं। cos थीटा को हम इसमें क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जैसे आप यहाँ पे cos थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपका क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपके पास में? x है। हाइपोटेन्यूज क्या है? रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका मतलब रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसी के साथ साथ हम दूसरा कंपोनेंट भी लिख लेते हैं इसका, sin थीटा भी अगर आपको आवश्यकता हो तो हम इसका sin थीटा कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? थीटा के सामने क्या है? r है, डिवाइडेड बाय क्या है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये हमने इसके दोनों कंपोनेंट लिख लिए। हाल फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सो देखो cos थीटा की वैल्यू और DE की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख दी, तो पुट वैल्यू ऑफ DE, पुट वैल्यू ऑफ DE एंड cos थीटा इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में, समीकरण 3 में DE की वैल्यू रखी और cos थीटा की वैल्यू रखी। ये आपका एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है। ठीक है, RBSC बोर्ड में एग्जाम्पल में ये न्यूमेरिकल गिवन है आपको सेकंड चैप्टर में। तो आप क्या लिखेंगे? DEX इक्वल टू DE की वैल्यू क्या है? K लैम्डा DL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में? cos थीटा x अपॉन ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, अब आपका ये x कंपोनेंट जब सॉल्व होगा फाइनली, तो सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा इसका आंसर, वो देखते हैं। इस x कंपोनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको सॉल्व करने पर क्या बनेगा? ध्यान दीजिए,
इस कंपोनेंट को सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए फाइनल आंसर सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे जो dEx है, dEx x कंपोनेंट जो आया है वो क्या आया है, k लैम्डा x dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 देखो कैसे आई, ये 1 पावर है और इसकी 1/2 है, ये 1 पावर है और ये 1/2 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अच्छा, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x कंपोनेंट, टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ठीक है। देन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या लिखेंगे, टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस on integrating x axis on integrating both side, integrating both side, ठीक है, x both integrating both side, ठीक है। क्या है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए x अक्ष अनुदिश कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, x अक्ष के अनुदिश कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो आप यहाँ पे समाकलन करेंगे तो यह जाएगा dEx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा x dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि जब लेंथ 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, और लेंथ इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, कहां तक जाएगा, ये 2πr तक जाएगा, कहां तक जाएगा 2πr तक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Ex, क्या हो गई Ex, 2πr तक जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी Ex। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये हमने इसको आगे सॉल्व किया तो ये क्या बना, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो Ex आ जाएगा, 0 से Ex इक्वल टू क्या कांस्टेंट है, k लैम्डा x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये पूरा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 से 2πr और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, dl, क्या बचा dl। अच्छा, फाइनली हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर क्या आना है, इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर क्या आंसर आना है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे लिमिट रखी तो Ex की जगह Ex ही हो जाएगा, तो Ex माइनस 0 इज इक्वल टू k लैम्डा x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। dl का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा 0 से 2πr, ये समझ आ गया, 0 से 2πr। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गया आपका क्या, Ex इक्वल टू k लैम्डा x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट रखते हैं, क्या आया 2πr माइनस 0। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया तो 2πr माइनस 0 आ गया, तो फाइनली ये क्या बना आंसर आपका, फाइनल आंसर क्या बना, यहाँ पे फाइनल आंसर देखते हैं हम। देखिए फाइनल आंसर आपका जो बना है वो क्या हुआ, फाइनली हमने जो x कंपोनेंट कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x घटक ज्ञात किया है वो क्या आया है ये देखते हैं। तो देखिए ये आया Ex इक्वल टू, इसको लिखें k लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर क्या है आपके पास 3/2 इंटू 2πr। एक तो फॉर्मूला ये बन गया,
लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। बट हमने क्या पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन, क्या होता है, क्यू अपॉन लेंथ। लेंथ क्या है, 2 पाई आर है। क्या होता है, क्यू अपॉन लेंथ, क्यू अपॉन लेंथ। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा था, लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल। लैम्डा बराबर आपने अभी क्या लिखा था, डी क्यू बाई डी एल। तो ये स्मॉल सेगमेंट के लिए ट्रू था, ये छोटे से भाग के लिए सत्य था। लेकिन अगर मैं इस पूरी रिंग का चाहता हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, इस पूरी वलय के लिए चाहता हूं कि इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या आएगा, तो लैम्डा बराबर क्यू बाय 2 पाई आर, ठीक है। क्योंकि इसकी लेंथ कितनी होगी, परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। तो ये फाइनली क्या आ गया आपके पास में, Ex इक्वल टू के, लैम्डा की वैल्यू क्या है, q अपॉन 2 पाई आर इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। अब आप देखिए यहाँ पे इसके 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो आपका जो x कंपोनेंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आया, kqx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्चुअली ऐसे सॉल्व करते हैं, वास्तविकता में हमको ऐसे सॉल्व करना होता है ये, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। k बताइए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने इसका x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक ज्ञात किया, x घटक ज्ञात किया। कौन सा घटक ज्ञात किया, x घटक ज्ञात किया। ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आया था वो क्या आया था, Ex इक्वल टू kqx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। kqx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और आप चाहें तो k की वैल्यू रखें, k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा आपका क्या, qx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। ये x के अलोंग, x कंपोनेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इस चार्ज रिंग की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके y कंपोनेंट की। देखिए y कंपोनेंट की जब बात करेंगे तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इधर भी dl लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, एक dl लेंथ का एक और स्मॉल एलिमेंट लिया आपने अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको इससे ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये कंपोनेंट ज्वाइन करवा दिया। अब सेम एलिमेंट है तो ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा तो इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी आगे इस तरह से। तो आपने इसको क्या कहा, इस कंपोनेंट को भी आप सिमिलरली, ये एंगल थीटा है तो ये भी यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा बनेगा। आपने इसके दो कंपोनेंट निकाले, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा, अब ये भी सेम dq चार्ज है, dq चार्ज, ये डिस्टेंस भी क्या है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, क्योंकि एंगल सेम है तो ये भी सेम डिस्टेंस आएगी। तो ये कंपोनेंट भी आपका क्या होगा, de हुआ, और de के दो कंपोनेंट बने तो इधर आएगा de cos थीटा और इधर क्या आएगा, de sin थीटा। अब आप देखिए de सेम है, ये भी de, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, k dq बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू, ये भी रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो सेम ही है ना, ये सेम है, x है, ये r है, तो ये भी रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी सेम वैल्यू इसकी होगी, इस कंपोनेंट की उस कंपोनेंट की वैल्यू सेम होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और भी आप कई सारे कंपोनेंट लें इधर और इधर, तो उनके जो परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड होंगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर, अक्ष के लंबवत जो घटक होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। केवल कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, जो अलोंग द एक्सिस होगा, इसकी दिशा में होगा। तो देखो ये सभी ऐड हो रहे हैं, तो इस कारण से एक्स डायरेक्शन में, केवल एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक है विद्युत क्षेत्र का, ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। अब देखिए एट सेंटर, इसी में हमने कंडीशन लगाई, एट सेंटर केंद्र की बात करें। अब आपका ये y कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया,
तो मैं सेंटर की बात करूं, जो दूसरा मेथड था वो एक्चुअली यही मेथड है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे सारे कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं 2 लाइन में इसको बता देता हूं, एक बार देखें जरा क्या लिखेंगे आप। फिर से x कंपोनेंट जो लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या लिखेंगे, dE cos थीटा प्लस dE cos थीटा प्लस डैश डैश डैश, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। तो ये आपका फाइनली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सिग्मा dE cos थीटा। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, ध्यान देते जाएं। सिग्मा dE cos थीटा, तो Ex इक्वल टू सिग्मा dE क्या होगा, k dq बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, k dq बाय r स्क्वायर, रूट हट जाएगा, स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। cos थीटा, इस ट्रायंगल को देखें तो cos थीटा क्या होता है, बेस, बेस कितना है आपके पास में x, हाइपोटेन्यूज क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर क्या 1/2, ठीक है ना। आपको इतना लिखना पड़ेगा ये कंपोनेंट रिजॉल्व करके कि जो घटक है dE sin थीटा और dE sin थीटा परिमाण में समान है, दिशाओं में विपरीत है, इसलिए निरस्त हो जाते हैं। ये जो घटक है dE cos थीटा वो एक ही दिशा में तो जुड़ जाते हैं। तो और भी छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे वो सभी कैंसिल हो जाएंगे और अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट काम करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या लिखा था, dq बाई dl, तो dq इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास में लैम्डा dl, इसकी वैल्यू रखें यहाँ पे। तो Ex इक्वल टू सिग्मा k, इसको लिखा लैम्डा dl इंटू x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, ये 1 और ये 1/2। अब ये k लैम्डा x, ये इसका तो सिग्मा होगा नहीं, सिग्मा किसका होगा, dl का। जब ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट ऐड कर देंगे तो ये रिंग की क्या हो जाएगी, परिधि बन जाएगी, इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, और सरकमफ्रेंस हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हो कि Ex इक्वल टू क्या कह सकते हो, Ex इक्वल टू k लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 सिग्मा dl। जब dl का सिग्मा करोगे तो कितना बनेगा 2 पाई r, कितना बनेगा 2 पाई r, वापस से इसको q बाई 2 पाई r लिखोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सॉल्व करने का ये दूसरा मेथड था, इंटीग्रेशन ना करना हो तो ये सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। फिर देखो इसमें आगे हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं, क्या क्या कंडीशन है इसमें, देखिए हम इसकी नेक्स्ट स्थितियां लिखते हैं कुछ, कि ये तो आपने कहां कैलकुलेट की है इलेक्ट्रिक फील्ड, एट x डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, ठीक है, इसके अक्ष पर ज्ञात किया है, कहां ज्ञात किया है, इसके अक्ष पर, एक्सिस पर कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर आपको इसके सेंटर पर चाहिए तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू लिखते हैं, कहां लिखना है, अब आपको सेंटर पे लिखना है, कहां लिखना है, सेंटर पे लिखना है। तो अगर आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेंटर पे क्या आएगी, तो हमने लिखा एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, वलय के केंद्र पर, वलय के कहां पर, केंद्र पर। तो केंद्र की बात करें तो ये केंद्र पर पहुंच गए तो ये x डिस्टेंस तो 0 हो गई ना, तो एट सेंटर ऑफ रिंग x इक्वल टू क्या 0, एट सेंटर ऑफ रिंग x इक्वल टू व्हाट 0। और अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो आपने क्या कैलकुलेट किया, Ex कैलकुलेट करेंगे तो Ex इक्वल टू क्या आएगा k, अब आप जानते हो यहाँ पे x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो Ex इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, केंद्र पर जो तीव्रता है वो क्या होती है 0 होती है, केंद्र पर तीव्रता क्या होती है 0। तो आपने ये x कंपोनेंट कैलकुलेट किया, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो y कंपोनेंट 0 हो रहा है, केवल x कंपोनेंट आ रहा है, y कंपोनेंट क्या हो रहा है 0 और x कंपोनेंट ही आ रहा है। ये तो सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। तो अगर कोई कहे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस रिंग के कारण, तो क्या लिखेगा Ex प्लस Ey। अब Ey तो 0 ही है ना, Ey क्या है आपका 0, तो Ex के कारण ही आएगी, और Ex के कारण क्या है आपके kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जनरल बात है, इसके कारण कुल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही आएगी, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी, इसके कारण यही x होगी और यही नेट होगी, यही x कंपोनेंट है और यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सेंटर पे कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E इक्वल टू 0, दैट इज E नेट इक्वल टू 0, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा
अब हमने एक और कंडीशन लगा दी कि इफ ये तो सेंटर की बात हो गई, मैं कहूं इफ क्या x इज मच मोर देन r, x की जो वैल्यू है वो r से बहुत ज्यादा है, x की वैल्यू जो है वो r से क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इसके कहां, एक्सिस की तरफ। तो आप फिर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नेट का E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या x एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, KQX डिवाइडेड बाय x की वैल्यू बहुत ज्यादा और r की वैल्यू क्या है, कम, तो r स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और जैसे आपने नेगलेक्ट किया तो ये बना x स्क्वायर की पावर क्या 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा KQ और ये क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x3, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई इस कंडीशन में, E नेट इक्वल टू KQ बाय x स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र क्या आ गया, KQ बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो इफ x इज मच मोर देन r, x का मान जो है वो r से बहुत ज्यादा है, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर मैं सेंटर की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, या x एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, ये समझ आ गया। तो ये आपकी दो कंडीशंस थी। अब हमको इसमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, हम देखेंगे कि एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो इस सेंटर पे तो 0 है, लेकिन x की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या है, KQ बाय x स्क्वायर। So we have to determine that point at which electric field intensity become maximum due to this thin ring. हम एक ऐसा बिंदु फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक ऐसा पॉइंट ज्ञात करना चाहते हैं, इसके अक्ष पर वो डिस्टेंस कितनी होगी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिले, मैक्सिमम मिले, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र क्या मिले, इसके अक्ष पर अधिकतम मिले। ठीक है, so the point on the axis at which electric field intensity become maximum, point on the axis अक्ष पर, point on the axis at which electric field intensity become maximum, अक्ष पर वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। कहां, अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहां आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है, आपको अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द एक्सिस at which electric field intensity become maximum। ठीक है, एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, आपकी मैक्सिमम हो। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या था। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द एक्सिस या डिस्टेंस ऑन एक्सिस, डिस्टेंस ऑन एक्सिस या ऐसे भी लिख लो पॉइंट ऑन द एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होती है, अधिकतम। तो आपने पढ़ा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नेट है जो, उसको मैंने ई कंसीडर कर लिया और वो है KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक्सिस पर आपको वो पॉइंट डिटरमाइन करना है, तो वो पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए कि जब इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, तो आपने अगर पुराने लेक्चर्स देखें तो हमने पढ़ा था फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए उसका एक बार डिफरेंशियल कर दो। ठीक है ना, फोर्स मैक्सिमम करने के लिए चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां पर हमने क्या किया, फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होने के लिए, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तीव्रता अधिकतम होने के लिए, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तीव्रता अधिकतम होने के लिए आप क्या लिखेंगे, DE नेट या DE बाय dx इक्वल टू 0। वो पॉइंट डिटरमाइन करना है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। तो आपने यहां पे क्या लिखा, d by dx किसका, KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू क्या, 0। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो KQ आपका क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो हमने KQ को बाहर लिख दिया,
के क्यू को बाहर लिख दिया और dy dx हो जाएगा किसका, x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर भेजा तो ये पूरा 0 हो गया, इस टर्म को इधर भेजा तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। अच्छा अब देखिए ये कैसा है, भाग वाला सूत्र लगेगा इसका डिफरेंशियल का, कौन सा लगेगा, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन करने में। तो क्या कहता है वो फॉर्मूला, ये टर्म को हमने 0 कर दिया, ध्यान रखना इधर ले जाके। फॉर्मूला क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब हर का वर्ग, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका भी हमने क्या किया, स्क्वायर किया। फिर डिनोमिनेटर को सेम रखना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को आपने सेम रखा। dy dx न्यूमरेटर, तो dy dx हो जाएगा आपका किसका, x का। माइनस लगाना है, न्यूमरेटर को सेम रखना है, x को हमने सेम रखा और dy dx हो जाएगा किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0, इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये समझ में आ गया। देखो भाग वाला सूत्र क्या कहता है, पहले हर का वर्ग, हर समान, dy dx अंश का, माइनस लगाया, अंश सेम, dy dx किसका हो जाएगा, हर का। अब देखो ये वाला जो टर्म है वो आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। dy dx x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस x सेम रखा, इसकी 3/2 पावर का करोगे तो n x की पावर n माइनस 1, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 तो कितना आएगा, 1/2। ये तो किसका हुआ, इसका हो गया, इसकी पावर का। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर का चेन रूल से 2x हो जाएगा। मैथ्स वाले बच्चे जब डिफरेंशियल पढ़ेंगे तो इसको सीख सकते हैं। क्या इसका क्या हो जाएगा, x तो सेम है, x की पावर n का चेन रूल लगेगा, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 1/2 बचेगा। अब x स्क्वायर का और करना पड़ेगा तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड दे दिया मैंने 0 में, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा इधर से देखो 1/2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ये 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना आपके पास में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये कांस्टेंट है, हमने सॉरी इसको कॉमन आ रहा है बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 1/2 पावर कॉमन गई, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचा, ये x और ये x, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर, ये 3x इंटू एक्स स्क्वायर, ये कॉमन चला गया, तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। फिर से इसको इधर भेजा तो ये 0 हो गया, मतलब ये टर्म क्या बचा आपके पास में, ये बचा आर स्क्वायर माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर बाय 2। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, प्लस माइनस रूट में आर स्क्वायर बाय 2, रूट सॉल्व कर दो तो x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2। तो वो जो डिस्टेंस होगी जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगी वो क्या होगी, प्लस माइनस r बाय रूट 2, क्या होगी, प्लस माइनस r बाय रूट 2। अब प्लस माइनस क्यों, इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों भी एक्सेस हो सकते हैं ना। देखो फिर से मैं आपको रिंग बताता हूँ, ये रिंग हो गई, या तो इधर की तरफ आएगी तो पॉजिटिव आएगी, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगी और इस डायरेक्शन में नेगेटिव आएगी। तो आपको इस रिंग पर, इस वलय पर दो ऐसे बिंदु मिलेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ध्यान दीजिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वलय के किस बिंदु पर अधिकतम होगी, मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2। किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2 या x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के लिए ग्राफ बनाएंगे। किस किस के लिए ग्राफ बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के लिए। तो देखिए कैसे ग्राफ बनेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में अगर आप ग्राफ बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ बनाएंगे, किस किस में बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में। ओके, तो हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ बनाते हैं। ध्यान दीजिए किस किस में बना रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस, ये हो गया आपका क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया ओरिजिन से। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इंटेंसिटी सेंटर पे क्या है आपके लिए, मैक्स 0 है, सेंटर पे कितनी है, 0 है, केंद्र पर कितनी है, 0 है। तो ये सेंटर पर 0 है, लेकिन सेंटर से r/2 डिस्टेंस तक ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है। सेंटर से कहां तक इंक्रीज होती है, r/2 तक। सिमिलरली यहां भी सेंटर से r/2 तक इंक्रीज होती जाएगी और इसके बाद ये नियर अबाउट कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब इट टेंड्स टू 0। इसके बाद ये टेंड्स टू 0 जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे। तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा और ये सेपरेशन आपकी क्या हो गई, ये x की तरफ क्या हो गई, r/√2 प्लस में यहां पर आपकी इंटेंसिटी जो होगी, तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। यहां पर आपकी ये क्या हो गई, -r/√2 और यहाँ पे भी इंटेंसिटी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, इधर हमने एक्स डैश एक्सिस लिया, एक्स डैश एक्सिस लिया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, वाई डैश एक्सिस हो गया। तो आप चाहें तो ऐसे इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किस किस में बनाया है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के लिए। तो ये हमने ग्राफ बना दिया। अब आपको वो पॉइंट्स कैलकुलेट करना है, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो कैलकुलेट कर लिया। क्या आया, x = ±r/√2 या x² = r²/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जनरल फार्मूला क्या था, kqx डिवाइडेड बाय r² + x² की पावर 3/2। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। पॉइंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उस मैक्सिमम इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा। सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप x की जगह क्या लिखेंगे, x² की जगह क्या लिखेंगे, r²/2, x² की जगह क्या लिखेंगे, r²/2, और x की वैल्यू क्या लिखेंगे, r/√2, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, r/√2। समझ में आ गया हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, हमने ये कैलकुलेट किया है। तो आपने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए लिखा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो Emax = kq, x की वैल्यू क्या आई है आपकी, r/√2, r/√2 डिवाइडेड बाय r² + x² की वैल्यू क्या है आपकी, r²/2, x² की वैल्यू क्या है, r²/2, और इसकी पावर 3/2। तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई, ई मैक्सिमम जो वैल्यू आ गई kqr डिवाइडेड बाय √2, एलसीएम ले लो इसका 2 आ जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये बना 2r², क्या बना, 2r² + r² बस पूरे की पावर 3/2। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपका क्या, आगे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसके बाद आगे Emax = मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, kqr डिवाइडेड बाय √2, kqr डिवाइडेड बाय √2, इसकी पावर पहले हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना 3r², क्या बना, 3 × 3r² अपॉन 2, 3r² अपॉन 2, और इसकी पावर कितनी, 3/2। ठीक है,
अब आप आगे इसको देखिए, सॉल्व क्या किया हमने, ई मैक्स इक्वल टू के क्यू आर डिवाइडेड बाय रूट टू इंटू पहले हम इसकी कौन सी पावर सॉल्व करते हैं, 1/2 पावर सॉल्व करते हैं। कौन सी, 1/2। अगर आप इसकी 1/2 पावर सॉल्व करोगे तो 1/2 पावर सॉल्व किया तो ये बना √3r। 1/2 का मतलब रूट होता है, 1/2 पावर √3r अपॉन √2, इसका भी क्या, होल क्यूब, क्योंकि आपने 1/2 ही तो सॉल्व किया है। तो आपका यहाँ पे ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, ई मैक्सिमम क्या आएगा, ई मैक्स इक्वल टू के क्यू आर डिवाइडेड बाय √2 इंटू क्यूब है तो √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 बनेगा, 3√3 और r क्यूब डिवाइडेड बाय इसका 2√2 सॉल्व होके क्या बनेगा, 2√2। अब आप देखिए फाइनली ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, एक r से r क्यूब कैंसिल होगा तो r² बचा, ये 2/3 रेशियो में है। तो आपने क्या लिखा, ई मैक्स क्या लिखा, ई मैक्स क्या लिखा, 2k क्यूब, क्या लिखा, 2k क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3 r², 3√3r², क्या बना, 2k क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3 r²। तो ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की कि अधिकतम तीव्रता जब r/√2 डिस्टेंस होगी तो वो होगी कितनी, 2k क्यूब अपॉन 3√3 r²। ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, फाइंड आउट, एग्जांपल है क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये गिवन है, ये डायग्राम है, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई। इस सेमी सर्कुलर रिंग के कहां पे आपको फाइंड आउट करना है, सेंटर पर। इस सेमी सर्कुलर रिंग के कहां, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके सेंटर पर, केंद्र पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, ये अर्धवृत्ताकार वलय है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो ये केंद्र हो गया O, ये वाला डिस्टेंस आपको रेडियस कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका देखना, सॉल्व करने का मेथड देखना। यहां पर हमने क्या किया, r रेडियस होगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी r, तो ये एंगल बन गया यहां से, इसके केंद्र बिंदु से ये जो रेडियस का एंगल बना हो गया थीटा। हमने थीटा पर जाके क्या करना है, यहाँ पे डी थीटा का एक स्मॉल पार्ट कट करना है, इसमें से थीटा पर जाके डी थीटा का एक स्मॉल पार्ट कट करना है। और इस रिंग का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो पार्ट है वो कितने लेंथ का है, डी थीटा पर जाके डी थीटा का एक हमने स्मॉल पार्ट कट कर दिया, इसका चार्ज हो गया आपका कितना, dq। क्या हो गया चार्ज, dq। आवेश कितना हो गया इस पार्ट का, dq। ये त्रिज्या r है तो ये भी क्या होगी r, और ये भी क्या होगी r। ठीक है, अच्छा, इसका चार्ज तो dq है, लेकिन इस पार्ट की लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, सो वो हमने कह दी dl। कितनी कह दी, dl। और इस पार्ट का चार्ज कितना है, dq है, सॉरी कितना है, dq है। तो अगर आप यहां से लैम्डा को कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा को कैलकुलेट करने में इसकी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या लिखोगे, लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl। क्या लिखोगे, dq बाय dl। अच्छा, अब हमने पढ़ा है एंगल इक्वल टू r का अपॉन रेडियस, तो एंगल क्या है, d थीटा है। कोण क्या है, d थीटा। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो एंगल इक्वल टू r, कितने का लगाया है, dl का, और त्रिज्या कितनी है, r। तो dl की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, r d थीटा। dl की वैल्यू क्या आ गई, r d थीटा। इस dl की वैल्यू लिखो यहाँ पे, इस dl की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या बनाइए, dq अपॉन r d थीटा। तो यहां से आपने dq कितना कैलकुलेट किया, लैम्डा r d थीटा।
डी क्यू कितना, आवेश कितना आया आपका लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, ये हमने इस सेक्शन का चार्ज कैलकुलेट कर लिया, डी क्यू कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, अब इसके बाद आपको इस पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कहा था ये चार्ज आपका कैसा होगा, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। और अगर ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा तो देखिए यहाँ पे अगर ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव कर रहा है तो ये आपका पॉइंट चार्ज हो गया, और चार्ज कितना है इसका dq, कितना चार्ज है dq है। अब हमने क्या कहा था, ये पॉइंट चार्ज dq हो गया तो थीटा पर जाके, ये थीटा पर जाके आपने d थीटा को कट किया तो ये थीटा हो गया। अब हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा हमेशा आवेश से दूर की ओर। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। आप यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, दो घटक बना सकते हो। एक तो आ जाएगा आपका ये y कंपोनेंट dy, तो ये क्या आएगा de। अब यहाँ पे एंगल नहीं बना तो आप क्या कहोगे, ये de sin थीटा। क्या कहोगे, de sin थीटा। इधर की तरफ कोण बन रहा है तो ये dx घटक आएगा, जो dex इक्वल टू आएगा de cos थीटा। क्या आएगा, de cos थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये कितनी है, r है। ये कितनी है आपकी, r है। तो ये r है, तो इस dq चार्ज के कारण इसके सेंटर पर, dq चार्ज के कारण इसके सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, समझ लेना, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। इस dq चार्ज के कारण यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस dq आवेश के कारण केंद्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो वो क्या आएगी, TE इक्वल टू KQ dq बाय r स्क्वायर। ठीक है, DE इक्वल टू K dq बाय r स्क्वायर। सो x कंपोनेंट क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप क्या लिखेंगे, सो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बना, क्या बना, x कंपोनेंट क्या बना, dex इक्वल टू de cos थीटा। dex इक्वल टू क्या बना, de cos थीटा। अच्छा, अब ये dex इक्वल टू de cos थीटा बना, ये आपने de को कैलकुलेट किया तो dq कितना आया आपका, लैम्डा r d थीटा। dq कितना आया आपका, dq कितना आया आपका, de इक्वल टू k, dq कितना आया, लैम्डा r d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, एक r से एक r कैंसिल कर दिया, तो आपकी जो de की वैल्यू रही वो क्या रही, लैम्डा k लैम्डा d थीटा बाय r, k लैम्डा d थीटा बाय r। अच्छा, अब हमने इसमें से क्या किया, de की वैल्यू पुट कर दी, पुट वैल्यू ऑफ de सॉरी, पुट वैल्यू ऑफ de। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखी, de की वैल्यू पुट करी, तो आपका क्या बना, ये dex इक्वल टू, de की वैल्यू क्या है, k लैम्डा d थीटा, k लैम्डा d थीटा बाय r cos थीटा। ये तो हमने इस स्मॉल कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट किया, ये पॉइंट चार्ज से जैसे बिहेव करेगा, इस स्मॉल कंपोनेंट के कारण कैलकुलेट किया। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दोनों तरफ का समाकलन करने पर k लैम्डा cos थीटा बाय r d थीटा। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये एंगल कितना है, जीरो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड Ex हो जाती है तो ये एंगल सेमी सर्कल के लिए क्या बनता है, पाई। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो तो dEx का क्या हो जाएगा, Ex, लिमिट लगा देंगे 0 से Ex इक्वल टू k लैम्डा बाय r कांस्टेंट है, हमने बाहर लिख दिया, k लैम्डा बाय r बाहर लिख दिया, और यहाँ पे लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। वैल्यू रखो तो अपर लिमिट Ex माइनस 0, तो 0 लिख नहीं रहा हूं मैं, Ex माइनस 0, तो आपका क्या बना, ये k लैम्डा बाय r, cos थीटा का इंटीग्रेशन करो, cos थीटा का क्या आएगा, sin थीटा, और लिमिट 0 से पाई। ठीक है, क्या आ गई, 0 से पाई, क्योंकि ये पूरा 0 से पाई।
अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो आपने यहाँ पे लिखी अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0, तो पूरा कंपोनेंट क्या हो गया आपका 0। एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या आ गया आपके पास 0। एक्स कंपोनेंट आपको क्या बताया था कितना आएगा 0। एक्स कंपोनेंट कितना आ गया 0, तो हमने क्या लिखा ex इक्वल टू k लैम्डा बाय r साइन पाई माइनस साइन 0, तो ये 0 ये भी 0, तो ex कंपोनेंट क्या आ गया आपका 0 आ गया। x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। x के बाद कौन सा आएगा y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए y कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा y घटक ज्ञात करते हैं। अब हम कौन सा घटक ज्ञात कर रहे हैं y, अभी हमने कौन सा कैलकुलेट किया था x। तो आप अगर y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसमें कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक ज्ञात करेंगे। सो देखिए y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है ये भी, जैसे हमने x कैलकुलेट किया था वैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे y कंपोनेंट को। y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है DEY इक्वल टू DE साइन थीटा। ठीक है, अब DE की वैल्यू को हम यहां से पुट कर देते हैं DE का मान रखने पर, तो ये आपका क्या बना DEY इक्वल टू DE की वैल्यू क्या है k लैम्डा d थीटा डिवाइडेड बाय r साइन थीटा। ये तो हमने इस पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट के लिए कैलकुलेट किया था। अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो DEY इक्वल टू इंटीग्रेशन k लैम्डा साइन थीटा बाय r d थीटा। लिमिट लगा दो 0 से EY और ये 0 से पाई। ठीक है, DEY का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका DEY का EY आएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से EY इक्वल टू k लैम्डा बाय r कांस्टेंट हो गया बाहर निकाल दिया, k लैम्डा बाय r कांस्टेंट हो गया बाहर निकाल दिया 0 से पाई, और ये क्या बना साइन थीटा d थीटा। इसको आप वैल्यू पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो EY माइनस 0, तो मैंने EY ही लिखा है केवल, और ये क्या बना k लैम्डा बाय r साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का cos थीटा, और लिमिट 0 से पाई। ये समझ आ गया। ये देखिए EY की वैल्यू आपकी आई k लैम्डा बाय r, लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमने पहले माइनस को इसको हमने क्या किया बाहर लिख दिया, माइनस को बाहर लिख दिया। अब लिमिट पुट करो तो cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो EY क्या बनेगा माइनस k लैम्डा बाय r, ये -1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये -1 और -1 -2 हो गया। -2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कंपोनेंट आएगा -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो कंपोनेंट बना वो कितना बना देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये कंपोनेंट बन गया -2 से हमने इसमें क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो कितना कंपोनेंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये देखते हैं। -2 से आपने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो ये बना आपका EY इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r, ये y कंपोनेंट आ गया। x कंपोनेंट आपको ऑलरेडी कितना आया था 0 आया था, तो आप नेट कैलकुलेट करेंगे दोनों का E नेट। ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, तो E नेट क्या आएगा रूट में EX² प्लस EY²। अब आपका EX की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमने क्या लिखा इक्वल टू रूट में 0 का स्क्वायर प्लस EY², तो 0 का स्क्वायर 0, तो आपका E नेट क्या आ गया EY के इक्वल आ गया, E नेट किसके इक्वल आ गया EY के इक्वल आ गया, और EY आपके पास क्या है 2k लैम्डा बाय r, क्या है 2k लैम्डा बाय r, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस कंडीशन में 2k लैम्डा बाय r। आप चाहे तो यहाँ पे k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाय r। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग अर्ध
वलय के कारण, आदि वलय के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। आप 1/4 के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आप किसके लिए, ये मैंने कंप्लीट रिंग के लिए की, आप 1/4 पार्ट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में 1/4 पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके 1/4 पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे और आपका 1/4 पार्ट आधा प्लस एक्स एक्सिस पर हो और आधा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, तब कैसे ये बिहेव करेगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।